नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और एमपी में अनलॉक, जी हां, 1 जून के कोरोना कर्फ्यू के बीच जनता की सुविधा के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी, जिसके बाद कुछ जरूरत की कुछ सुविधाओं को देखते हुए छूट दी गई। लेकिन अब नई गाइडलाइन के साथ 10 मई से प्रदेश में अनलॉक हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के साथ नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए मंत्रियों को तमाम दिशा निर्देश दे चुके हैं। साथ ही जनता से अपील है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना के खात्मे के लिए नियमों का पालन करें। अब भोपाल, इंदौर में भी कोरोना के नए केस की संख्या में गिरावट के बाद वहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भोपाल में भी 10 मई से बाजार खोले जा सकेंगे, तो सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा हर शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसे में सवाल यही कि क्या तीसरी लहर को ये अनलॉक आमंत्रण तो नहीं देगा? इसको लेकर सरकार की तैयारी आखिर क्या है? लोगों को इस दौरान कितना सतर्क रहना होगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा अनलॉक में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अनलॉक की तैयारी जो है वो हो गई है। 1 जून से कुछ नई गाइडलाइन के साथ छूट दी गई थी, लेकिन इसके बाद अब 10 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू की अगर बात करें तो वो जारी रहेगा। इसके अलावा हर शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में कई सवाल अपने आप में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ राजू मालवीय बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वहीं डॉक्टर आर एन टंडन पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। राजू जी, अब अनलॉक हो रहा है, 10 मई से दुकानें सब खोल दी जाएंगी, लेकिन सवाल यही, क्या ये जो अनलॉक है वो तीसरी लहर को तो आमंत्रण नहीं दे देगा? देखिए, लंबे समय से जब लॉकडाउन था तो कोरोना को रोकने में मदद मिली, संक्रमण रुका और धीरे धीरे आपने देखा कि पॉजिटिविटी कोरोना की खत्म हुई, मनुष्यों की पॉजिटिविटी बढ़ती गई और आज हम एक अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन जनजीवन को ज्यादा दिन नहीं रोका जा सकता, इसलिए सबसे आग्रह किया गया है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है और जनजीवन भी चल सके यह भी प्रयास करना है। प्रशासनिक स्तर पर जहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहां सभी स्वयंसेवी संगठनों से भी आग्रह किया गया है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको बनाने के लिए जागरूकता फैलाएं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया गया है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी आग्रह, और जिन बाजारों में जो दुकानदार हैं उनसे भी आग्रह किया गया है। वहीं जो खरीदने जाएंगे उनको भी आग्रह किया गया है कि भीड़ ना लगाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भीड़ से ही चीज चलती है। परंतु हमारी सारी कोशिश होगी। आज मैं भी बैरागढ़ गई थी तो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई और उन सबके मन में भी ये भाव है कि जनजीवन भी शुरू हो और हम प्रयत्न करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। 3-4 दुकानों पे गई, वहां उन्होंने कहा कि हमारे सारे कर्मचारियों को हमने वैक्सीन लगवा दी है, सिंगल डोज लग चुका है, डबल डोज उसके टाइम आने पर लगेगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कर्मचारी 18 वर्ष से ऊपर थे, तो अभी उनका सिंगल डोज हो चुका है। तो कुल मिलाकर के एक व्यापारी ने तो यहाँ तक भी कहा कि दीदी जो भी सामान खरीदने आएगा हम उसको आग्रह करेंगे कि भैया आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मकता है, क्योंकि सारे लोग ये जानते हैं कि कोरोना की महामारी की भयावहता से सब परिचित हैं, इसलिए उसको रोकने के लिए मैं समझती हूँ कि आज सब लोग तैयार हैं और उस दिशा में सरकार ने भी एक कदम बढ़ाया है। लेकिन हम सबको मिलकर, ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं ये प्रयास हो कि जनजीवन भी सामान्य चले, लोगों को काम भी मिले और कोरोना भी ना बढ़े। इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल। योगेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया अनलॉक के लिए? देखिए शिवानी जी, मेरा सीधा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है, कोरोना का लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन से कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है और वो किया है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया।
तो जो उद्देश्य था लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन लगाने के पीछे मंशा थी सरकार की, वो पूरी हो चुकी है। अब परमानेंट लॉकडाउन लगा नहीं सकते हैं। जीवन की, दैनिक जीवन की गतिविधियां उससे प्रभावित होती हैं। आर्थिक गतिविधियों पर भी उसका दुष्प्रभाव पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखने में आ रहा है। जो छोटे मझोले मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं। दैनिक वेतन भोगी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो दुकानों के अंदर कार्यरत कर्मचारी हैं, वो और उनका परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन तो ओपन करना ही पड़ेगा। सरकार की ये मजबूरी भी कह लो आप, या जरूरी भी समझ लो एक तरह से। तो और बात रही अब सामाजिक दायित्वों की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के सभी वासियों से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। पिछले 2 माह पहले जो हमने कोरोना के दुष्प्रभावों को भुगता है, झेला है, और उसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, उन सबको स्मृति में रखें और अपनी और अपने परिवार की और समाज की सुरक्षा में सरकार का सहयोग करें। ये मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल योगेश, इसमें कुछ बातें सरकार को और नोटिफिकेशन करना चाहिए कि अब जैसे लगभग 2 महीने बाद मार्केट ओपन हो रहे हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं 2 महीने से। अब छोटे बच्चों को अगर मार्केट ले जाया जाए, उनका वैक्सीनेशन भी है। छोटे तो क्या, बड़ों का भी मेरे ख्याल से टोटल अभी 3 या 4% के करीब वैक्सीनेशन हुआ है, जिनको दोनों डोज लगी। सिंगल डोज वाले लगभग 14% लोग हैं। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जिस तरह से दुकानें खुलने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से कोरोना भी हमारा इंतजार कर रहा है बाजार में। तो निश्चित रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। और दुकानों में जो वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान व्यापारी भाइयों ने चलाया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसा करके उन्होंने अपनी समाज के प्रति दायित्वों की पूर्ति की है। और ग्राहकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सभी कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल योगेश जी, सही बात है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और कोरोना की अगर हम बात करें तो किस तरह से भयावह हुआ है कोरोना, ये किसी से छुपा नहीं है। इस पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग कमेंट ले लेती हूं मैं गौरव जी का। गौरव जी, जिस तरह से अनलॉक अब जरूरी भी हो गया है अनलॉक करना, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी रुक गई हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, काम धंधों में लोगों के बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो क्या लगता है एक तरफ तीसरी लहर आने की ये जो आशंका जताई जा रही है वो, और ऐसे में अनलॉक कैसे मैनेज होगा? तीसरी लहर तो दूर की बात है। अभी जो वर्तमान संक्रमण का दौर चल रहा है, सबसे पहले इसको नियंत्रित किया जाना जरूरी है। और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जन को भी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। सरकार को अपने वैक्सीनेशन काउंटर बढ़ाना पड़ेंगे। सरकार को जो हॉस्पिटल्स हैं उनको तैयार करना होगा, अपने संसाधनों को मुस्तैद करना होगा। जैसे ऑक्सीजन है, जो संभावित तौर पर दवाइयां तीसरी लहर में भी लग सकती हैं, दूसरी लहर में भी उपयोग आ सकती हैं, उन दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी। और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिसमें किसी भी आम आदमी को परेशानी ना हो। आम जनता को जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। और जैसा कि योगेश जी भी कह रहे थे और सभी लोग कह रहे हैं कि दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जितना कम से कम किसी परिवार का व्यक्ति बाहर जाएगा, उतनी संभावना उसके बचे रहने की ज्यादा रहेगी। और जो व्यक्ति भी बाहर जा रहा है, वो बाहर से लौटकर आने के बाद जब वो घर में आता है तो उसे वो सारे सावधानी के उपाय अपनाना पड़ेंगे जो अभी तक वो अपनाता आ रहा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हम ब्रिटेन का उदाहरण मैं इसके लिए देता हूँ कि ब्रिटेन आपसे और हमसे बहुत ज्यादा साधन संपन्न देश है। वो ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसके बाद भी वहां पर लहर जिस तरीके से तेजी के साथ संक्रमण फैला है, रिटर्न मारा है, वो भारत में तो बहुत आसानी के साथ हमें गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए इनके सावधानी के उपाय अपनाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर टंडन भी मौजूद हैं। डॉक्टर, लगातार देखा गया है, लगातार आपसे भी हमारी जब भी चर्चा हुई है तो ये देखा गया है कि अनलॉक भी, लॉकडाउन से बहुत जब सहारा मिला, लॉकडाउन से जो कोरोना की जो ये जो चेन है वो तोड़ी गई, लेकिन अनलॉक करना भी अब जरूरी हो गया है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर किस तरीके से देख रहे हैं इस अनलॉक को? जरूरी बात तो हमें ये समझना है कि लॉकडाउन कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं था और अनलॉकिंग जो है कोई फेस्टिविटी का समय नहीं। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करेंगे वो है कि अनलॉक में जब आ जाता है तो वो फेस्टिविटी का जो मूड बन जाता है लोगों का, और ऐसा लोगों को लगता है कि चलो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, सब परेशानी खत्म हो गई है, हम चलते हैं, हर काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो करेंगे। अगर लोगों को ये ध्यान में आए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हुआ तो सबका क्या बिहेवियर था और अब तो फरवरी तक किस तरह से लोगों ने चारों तरफ हर तरीके की जो भी अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई उसको एंजॉय किया और भूल गए कि कोरोना कभी आया था और सबको ये लगा कोरोना खत्म हो गया। पर कोरोना उस समय भी नहीं खत्म हुआ था और उस चीज के चलते हुए जो लोगों का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल खत्म हो गया था, लोग भूल गए थे। उसके चलते जो हमें सेकेंड वेव में प्रॉब्लम आई है कि पहले में लाख भी नहीं हुए, अब के हम 4 लाख के नंबर्स भी क्रॉस करते हैं। तो अगर ये हमारे नागरिक, हमारी जनता इस चीज को ध्यान में रखते तो मतलब किसी स्टेट विशेष की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो केसेस जिस तरह से बढ़े थे उसकी वजह चाहे कुछ भी रही हुई हो, परंतु आम आदमी ही सफर किया है। अगर वो कहीं भी गया है, कुछ भी उसने किया है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गया, यानी कि मास्क गायब हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती, उसकी तो उसे याद ही नहीं थी, हर जगह लाखों की तादाद में लोग घूम रहे होते थे। तो ये सब चीजें जो हैं, उसका जो रिजल्ट मिला है उसको अगर सबको आंखों में आए और सब लोग देखें, सबने सुना है और सबको पता है, तो उनकी सहूलियत के लिए इस लॉकडाउन को खत्म करके अनलॉकिंग शुरू करी गई है। परंतु अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, अगर अपने आप में ये समझ में नहीं आई है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हर आदमी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा बीमारी से बचने के लिए। आत्मनिर्भरता हमारे हिसाब से सिर्फ यही है कि आदमी समझे कि उसे इस बीमारी से कैसे बचना है। तो मैंने हमेशा यही कहा, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दो ही चीजें। प्रोटेक्शन आपको मिलेगा जब आपको वैक्सीन दोनों लग जाएंगी, तो उससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, सिवियरिटी नहीं आएगी। परंतु अगर आप चाहते हो कि ये बीमारी आप तक ना आए, आपके घर में ना आए, आपके बच्चों को ना आए, आपके बुजुर्गों को ना आए, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आप बाहर जा रहे हो तो दो चीजें याद रखिए कि डबल मास्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए कि हर दूसरा तीसरा आदमी जो आपको मिलेगा वो बिना मास्क के होगा। अगर हर आदमी ये सोच के चले कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, तो डबल मास्किंग के साथ जाए। और जहां बिल्कुल, बहुत अहम बिंदुओं और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं की तरफ डॉक्टर टंडन आपने हमारा जो ध्यान है वो आकर्षित किया है कि उत्सव का माहौल नहीं है अब लॉकडाउन के, माफ कीजिएगा, अनलॉक के, अनलॉक खुल गया और बस हम बाहर निकल गए। राजू जी, काफी अहम बातें जो हैं डॉक्टर टंडन ने बताई हैं, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि क्या हालात हुए हैं। बाजार में लोग बिना मास्क के निकल जाते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, तो क्या तैयारी है ऐसे में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की और हम सबका ध्यान आकर्षित है। बल्कि मैं कहूंगी कि आज तो पूरा पैनल एकजुट होकर इस बात के लिए तैयार है कि जो अनलॉक हुआ है वो अनलॉक हमारी इमरजेंसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। हमें सेलिब्रेशन के लिए नहीं है अनलॉक। और यह चीज हम सबको समझनी पड़ेगी। प्रशासनिक स्तर पर हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को टोकने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी हो, अन्य सभी लोग अपनी भूमिका
पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे। ठीक है राजू जी, ऐसे में मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह की कोरोना गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस आई हैं बाजार खोलने की, व्यापारियों के साथ मीटिंग के बाद भी ये हुआ था कि वैक्सीनेशन करवाएं अपना भी और कर्मचारियों का भी, उसके बाद आप जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, लेकिन क्या तैयारी है अगर कोई इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है? तो देखिए, गाइडलाइन का अगर कोई उल्लंघन करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कार्रवाई होगी, परंतु ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि ये हमारी सामाजिक और सामूहिक दोनों जिम्मेदारियां हैं, चाहे व्यापारियों की कह लें चाहे खरीदारों की कह लें, और इसलिए इमरजेंसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अनलॉक है। बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि कोई भ्रम पैदा ना हो, कोई गलत संदेश ना जाए जनता के बीच, इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को भी चुना है और बहुत ही खास मेहमान भी हमने इसी चर्चा के लिए बुलाया है, क्योंकि किसी भी तरह से ये मान लेना कि अनलॉक हो गया है तो कोरोना नहीं है, ये बेहद भ्रामक बात होगी जनता के बीच। योगेश जी, आपका क्या कहना है? तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं समझता हूँ काफी जागरूक हो चुकी है, और कुछ जो सेकेंड वेव में उछाल आने के पीछे जो मुख्य वजह रही है वो पिछले पूरे 1 साल में चुनाव प्रचार प्रसार और पार्टियों के अपने संगठनात्मक आयोजन रहे। इसके पीछे मैं एक बहुत बड़ा इसको कारण मानता हूँ। चुनाव आयोग को भी अपनी दायित्वों को समझते हुए जहां चुनाव स्थगित किए जा सकते थे और उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिया जा सकता था 6 महीने का, हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है। और अगर उन्हीं मुख्यमंत्रियों को एक्सटेंशन देने में कोई ऐतराज था तो राज्यपाल गवर्नर हमारे पास इसी काम के लिए होते हैं। तो हाल ही में जो संपन्न 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वो एक बहुत बड़ी वजह रही है कोरोना की सेकेंड वेव में उछाल का। मैं इसको पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। दूसरा, बगैर टीके के टीका उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार की जो भ्रमात्मक बातें हैं, भ्रम पैदा करने वाली बातें, इनसे बचना होगा हमें। कैसे हाउ टू पॉसिबल की मैक्सिमम लोगों को हम कैसे टीका लगा पाए, तो उसकी उपलब्धता। ठीक है योगेश जी, जिस तरह से आप जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार की बात कही है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जो आंदोलन जो है, सामाजिक गतिविधियां जितनी भी रही हैं, क्या उनसे बढ़ावा नहीं मिला? क्योंकि सब जानते हैं, कोई माने ना माने, कि जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हुई हैं इस बीच, कोरोना के बीच, जो भी गेट टुगेदर हुए हैं, जो भी जहां भी भीड़ रही है, वहां से कोरोना को एक चरम मिला है आने पर। इसके प्रति भी निश्चित रूप से जिम्मेदारी और जवाबदारी वहाँ की सरकारों की है। उनकी जवाबदारी तय होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इतनी बड़ी जनहानि हुई है, अभी भी अगर हम इससे सबक ना लें तो फिर तो प्रशासन को चौकस और चौकन्ना होना ही पड़ेगा और होना चाहिए। शिवराज जी ने निश्चित रूप से कुछ कड़े कदम उठाने की बात कही है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना होगा अभी आगे आने वाले समय में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जो बात वो कहते हैं उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी बातों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आज ही जो कार्य समिति की बैठक का मामला हो, चाहे और भी बीजेपी के बड़े आयोजनों में, इसमें राजनीति नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन जब अगर आप सरकार में हो, जिम्मेदारी आपकी है, प्रशासन आपका है, तो आपको स्वयं आगे बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा जनता की समझ कि हम भी अब अपने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं, जनता से भी ये उम्मीद रखते हैं। और अगर इसके बावजूद कोई ऐसा करता पाया जाए तो धारा 144 लगी है, 188 धारा है, इनका उपयोग करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो। ऐसे आयोजनों पर जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक कोरोना से हम बच नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। और योगेश जी, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, मुझे खुशी होगी अगर आप ये भी कहें कि ऐसे में जो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं उनको समर्थन भी नहीं दिया जाना चाहिए। गौरव जी, क्या आपका मानना है, जिस तरह से योगेश जी ने ये बात उठाई है कि जो चुनाव प्रचार के दौरान जो भी गतिविधियां हुई हैं, चुनाव प्रचार में जो रैलियां हुई हैं, उससे कोरोना को पीक मिला है, तो क्या सिर्फ चुनाव प्रचार की रैलियों से जो है वो पीक मिला है? नहीं, देखिए, पिछले 1.25 साल के दौरान जो सरकार की नाकामियां, असफलताएं रही हैं, वो जो जनता की लापरवाही रही है, वो उन सबका अध्ययन करते हुए आने वाले समय के लिए हमें कठोर कदम उठाना होंगे। और कठोर कदम उठाना सिर्फ सरकार के बस में है। सरकार अगर उनका पालन ईमानदारी से करवा लेगी तो सरकार को भी फायदा है और आम जनता को भी फायदा है।
इसलिए सबसे पहले जो आपने नियम गाइडलाइंस बनाई हैं वो उनमें अगर कुछ सुधार हो सकते हैं तो सरकार उन्हें सुधार करे और कठोर करे, आम जनता को इस बात के लिए प्रेरित करे। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन के कह देना भर काफी नहीं है। आपने नियम तो बना दिए लेकिन उनका पालन क्या ईमानदारी से हो पा रहा है? वैक्सीनेशन के लिए आप कह रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन के क्या उतने काउंटर आपके पास हैं? क्या उतने वैक्सीनेशन आपके पास हैं? जब तक ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके आम जनता के बीच में भरोसा नहीं बनाया जाएगा तब तक आम जनता की जो नैतिक जरूरतें हैं, जो दैनिक जरूरतें हैं, वो उसके अभाव में सड़क पर उतरती है और सड़क पर उतरने के बाद वो लापरवाही करती। तो उस लापरवाही को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा और कठोरता के साथ अपने गाइडलाइंस का पालन कराना। बिल्कुल राजू जी, जिस तरह से तीसरी लहर आने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या तैयारी है सरकार की तीसरी लहर को ना आने देने के लिए? और अगर ये लहर आ भी जाती है तो क्या तैयारी है? लड़ पाएंगे हम? पाएंगे। सबसे पहले जो आशंका अभी गौरव भैया ने जताई वैक्सीनेशन के लिए, उस आशंका को निर्मूल करने की दिशा में ही हमारा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए राज्यों को उनकी वैक्सीन खरीदने वाली जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है कि अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी और निःशुल्क हमारी जो वैक्सीन है वो लगेगी। ताकि आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान और पंजाब में जो विसंगतियां वैक्सीन के मामले में सामने आई थी, वो जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चित्र हमने देखे थे, वैसी कोई परिस्थितियां न बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसे केंद्र सरकार के उसमें ही ले लिया और राज्य सरकार को अब केवल वैक्सीन लगवाने का ही काम रहेगा। किसी तरह का कोई भी भुगतान नहीं करना है, सारा का सारा केंद्र ही करेगा। और हमारी ये कोशिश है कि 21 तारीख से जहां व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वहीं ये भी कोशिश होगी कि वैक्सीन खराब ना हो। इसके साथ ही साथ तीसरी लहर के लिए पर्याप्त दवाएं, पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त बेड, वो सारी चीजों की दिशा में भी सरकार ने प्रयत्न पूरे उनके जारी है और मैं समझती हूँ कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी। ठीक है, इसका जरूरी जवाब जो है वो डॉक्टर टंडन से भी हम लेंगे। डॉक्टर टंडन, आपने देखा है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं जिस तरह से कोरोना काल से पहले रही हैं और उसके बाद में भी काफी जो सुधरी हैं या फिर जो अव्यवस्थाओं का दौर आप सबने और हम सबने देखा है, तो क्या लगता है, क्योंकि तीसरी लहर बता रहे हैं, जिस तरह से शोध लगातार सामने आ रहे हैं कि खतरनाक हो सकती है बहुत, ऐसे में क्या लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं हमारी इतनी दुरुस्त हैं कि हम लड़ पाएंगे? दो बातें आप सबको बताना चाहूंगा कि जहाँ हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, ये कोई लोगों का अपना सोचना नहीं। जो हमारी हिस्ट्री है पेंडेमिक की, 100 साल पुरानी स्पेनिश फ्लू की, ये उसी के पैटर्न से सारी चीजें देखी जा रही हैं, उसी के पैटर्न पे अनाउंसमेंट आता है, उसी के पैटर्न पे लोग ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। और बाकी थोड़ा थोड़ा जो है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में थर्ड वेव का इफेक्ट आया। सब कुछ करने के बाद इंग्लैंड में, यूके में नंबर्स फिर से एक बार बढ़ना शुरू हुए। तो वो एक परेशानी की वजह, चाहे उसके लिए वो डेल्टा वायरस को, डेल्टा स्ट्रेन को बोलें या किसी दूसरे स्ट्रेन को, उसी तरह से अभी इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया है, जो लोग ब्राजील और यूके से आए हैं और उनका ये मानना है कि ये स्ट्रेन और भी ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये होगी कि हम तीसरी वेव की चिंता कर रहे हैं, तो उसकी चिंता के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो अभी वेव चल रही है, इसके साथ में अपने आप को किस तरह से संभालना है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस 4 लाख पर डे के होंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो चरमराएंगी ही चरमराएंगी। हमने जितनी भी अभी तैयारी करी वो सिर्फ इस हिसाब से करी गई है कि ये 4 लाख वाला स्टेटस लोग ना वापस किए चलते हैं। और इसके लिए जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि थर्ड वेव में हमारा जो एक सेक्टर बचा है, अभी तक बुजुर्ग और यंग एडल्ट्स इन्वॉल्व हुए, तो छोटे बच्चे या 18 साल की कम उम्र के लोगों को नहीं हुआ है कह रहे हैं, तो उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो अभी इम्यूनाइज भी नहीं है और उनको इन्फेक्शन का एक्सपोजर भी नहीं है। और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। जैसे अभी आप देखिए सीबीएसई का 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, सब जगह के एग्जाम कैंसिल हो गए, कहीं भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो
तो बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर असर आता है। घर में रह के बच्चे डेवलप नहीं होते, परंतु हमें बचाना है उनको। अगर हमने उन्हें बचाना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि जो भी हमारी तैयारियां हैं, जो भी हमारा स्वास्थ्य ढांचा है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आने दो। और वो तभी होगा जब हमारी सारी की सारी जनता, जिसे वैक्सीन भी लग चुकी है, सिंगल डोज, डबल डोज, इन्फेक्शन भी हो चुका है, उन सबको लेकर के, यानी कि पूरी 135 से 140 करोड़ जनता को इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनके पास अपनी वैक्सीन ना किसी की नहीं बनाई हुई है, मास्क, उस मास्क को वैक्सीन समझें और उसको इस्तेमाल करना ना भूलें। ये समझ बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद जरूरी, तो बिल्कुल मास्क ही होना चाहिए आपके चेहरे पर, बिल्कुल। और भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, और जब भी आए तो हाइजीन का खासकर ध्यान रखें। अपने शूज, चप्पल सब बाहर रखें, अपने हाथ पैर धोएं, कपड़े धोएं, क्योंकि आप इस समय जो एरोसॉल का एटमॉस्फेयर बना है कि हवा से वायरस चल रहा है, तो हमें नहीं पता ये नया वायरस कहाँ से आएगा, कौन लाएगा। बिल्कुल। हमारे को सिर्फ ये पता है कि हमारा डबल मास्क है, हम घर आएंगे तो अपनी सारी देखभाल करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम बात आपने इस वक्त कही है कि हम वायरस को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उससे अपनी सावधानी बिल्कुल रख सकते हैं। हमारा आज पैनल भी यही बोल रहा है, जनता से भी यही अपील है कि अनलॉक को उत्सव ना समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन आप सबसे गुजारिश, इस अनलॉक को उत्सव ना समझें। घरों के बाहर ना दौड़ पड़े, बाजारों में बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ना रहें, क्योंकि हमारी लापरवाही हमें भी भारी पड़ सकती है। आने वाली तीसरी लहर के बारे में लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ख्याल भी हमें ही रखना है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपने परिजनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए आपसे अपील कि अनलॉक को उत्सव ना समझें। कोरोना का कहर जो है वो कम हुआ है, कोरोना नहीं गया है। इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझनी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वदेश न्यूज। नमस्कार।